आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि हमारे फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 1 का 4th पार्ट होने वाला है। तो इससे पहले हमने यहाँ पे इसके बाकी 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने अभी तक उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो उनको पहले देख लीजिएगा। एंड देखिए, इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां पे विजिट कर लीजिएगा। फार्मास्यूटिक्स की जो भी फर्दर वीडियोस हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। बाकी देखिए, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उनको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं हम वहीं पर प्रोवाइड करते रहते हैं। एंड इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, तो ये वर्ड आप लोग को भले कितना ही टिपिकल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। हमारा दवा का पर्चा, जी हाँ, वही दवा का पर्चा जिसको लेके आप यहाँ पे दवाएं लेते हो, जो डॉक्टर आपको लिखता है, जिसके बेसिस पे आपको दवा मिलती है मेडिकल शॉप पे जाके, तो उसी दवा के पर्चे को हम लोग यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रिस्क्रिप्शन को, यानी कि बेसिकली जो दवा का पर्चा होता है, आज की पूरी वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसी दवा के पर्चे को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। अब दवा का पर्चा भले आप लोग को बहुत ही नॉर्मल से दिखता हो, जिसमें सारी दवाओं के नाम मेंशन होते हैं, आप देते हो फार्मासिस्ट को और वो आपको दवा दे देता है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम इस इमेज के थ्रू इस दवा के पर्चे को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बाकी देखो, अगर आप रियल लाइफ में भी देखो तो आप अपने घर पे उठा के देखोगे तो कुछ इस तरीके का, मतलब आज के दिन में तो प्रिंटेड दवा का पर्चा होता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें मतलब इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेंगी, ठीक है। डॉक्टर की यूजुअल हैंडराइटिंग देखने को मिलती है, जो कि समझ में नहीं आती है। बाकी इसीलिए समझ में तो आएगा नहीं इसमें कुछ, इसीलिए इसको तो लेकर हम ज्यादा समझा ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह का एक पर्चा लिया हुआ है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे सारी चीजें समझते हुए देखेंगे। बाकी देखो, इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको हम यहाँ पे इस रियल दवा के पर्चे के साथ कंपेयर करते हुए भी चलेंगे, ताकि आप लोग को सारी चीजें लाइन टू लाइन समझ में आए। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? इट इज अ रिटन ऑर्डर बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब देखो, ये जो बड़ा सा वर्ड है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसका सिंपल सा मतलब होता है हमारा डॉक्टर। तो यहाँ पे जो दवा का पर्चा है, ये हमारा, देखो, दवा का पर्चा लिखने का अधिकार यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर को ही मिला हुआ है। तो दवा का पर्चा हमेशा एक डॉक्टर के थ्रू लिखा जाता है टू द फार्मासिस्ट। अब यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे जो दवा का पर्चा होता है, ये हमारा डॉक्टर जो है किस लिए लिखता है? देता वो पेशेंट को है, लेकिन पेशेंट उस दवा के पर्चे को कहाँ लेके जाएगा? मेडिकल शॉप पे लेके जाएगा, ठीक है, फार्मेसी स्टोर पे लेके जाएगा, और वहां पे उस दवा के पर्चे को लेके दवा उसको देगा कौन? हमारा फार्मासिस्ट ही तो देता है। यानी बेसिकली यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो फार्मासिस्ट के लिए वो पर्चा लिखता है, ताकि जो फार्मासिस्ट है, ठीक है, वो उस दवा के पर्चे को समझ के जो भी जरूरी दवाएं हैं उनको यहाँ पे डिस्पेंस कर सके, ठीक है, हमारे जो भी पेशेंट है उसको यहाँ पे दे सके। और कंपाउंड मतलब कि जैसे कभी मिक्सिंग वगैरह भी करनी होती है, तो मिक्सिंग करके और सही से दवा को दे सके फॉर इंडिविजुअल पेशेंट। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्रिस्क्रिप्शन वर्ड है, तो इस प्रिस्क्रिप्शन वर्ड आया कहां से, मतलब इसको हमने क्यों रखा? तो प्रिस्क्रिप्शन वर्ड यहाँ पे एक लैटिन टर्म होता है प्रिस्क्रिप्टस, ठीक है, इस वर्ड से आया हुआ है। अब इस वर्ड को भी देखें तो ये वर्ड भी हमारा 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला हमारा आता है प्री, प्री का मतलब होता है यहाँ पे बिफोर, और दूसरा वर्ड हमारा इसके अंदर आ जाता है स्क्रेबियर। तो स्क्रेबियर का मतलब होता है टू राइट। अब यहाँ पे देखो, एज इट इज मत देखने लग जाना, मतलब इन दोनों को भी जोड़ के ऐसा बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन 2 वर्डों से ये बना है, और इस वर्ड से हमारा प्रिस्क्रिप्शन वर्ड जो है लिया गया है। तो अब ये बिफोर टू राइट का क्या मतलब है? देखो, सिंपल सा मतलब है, प्रिस्क्रिप्शन मीन्स होता है यहाँ पे टू राइट बिफोर। टू राइट बिफोर का मतलब क्या होता है कि पहले लिखना। कब कब किस चीज के पहले लिखना? सिंपल सी बात है, दवा देने के पहले लिखना। यानी विच मीन्स प्रिस्क्रिप्शन हैड टू बी रिटन बिफोर अ मेडिसिन कुड बी गिवन टू द पेशेंट। यानी एक पेशेंट को दवा देने से पहले यहाँ पे क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा जाएगा तब तक पेशेंट को दवा नहीं मिल सकती। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग समझना, जैसे कुछ कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। जैसे अब आपको मान लो पैरासीटामॉल चाहिए, तो उसके लिए क्या आपको दवा की पर्ची की जरूरत है? नहीं, आप लोग सिंपली जाते हो मेडिकल शॉप पे और यहाँ पे बोलते हो कि मुझे पैरासीटामॉल चाहिए, आप लोग को मिल जाती है। ऐसी बहुत सी दवाएं हैं, ठीक है, जो कि ज्यादातर यहाँ पे आज के दिन में आप लोग को बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, यानी उनके लिए दवा के पर्चे की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमारी ज्यादातर दवाएं क्या होती हैं? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, यानी बिना दवा के पर्चे के आप लोग को वो दवाएं नहीं मिल पाती हैं। लेकिन इंडिया में आपको पता ही है हाल कैसा है, ज्यादातर दवाएं आप लोग बस नाम बताते हो और फार्मेसी स्टोर से आप लोग को मिल जाती हैं। लेकिन देखा जाए ना तो बहुत सारी ऐसी भी दवाएं होती हैं जो कि फार्मासिस्ट दे देते हैं, लेकिन उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। लेकिन आजकल तो एंटीबायोटिक्स भी ऐसे मतलब खुलेआम बांट दी जाती है, जबकि
एंटीबायोटिक्स देखा जाए तो ज्यादातर जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, हमारी दवा लिखी होती है, इस प्रिस्क्रिप्शन को आप जो है फार्मासिस्ट को देते हो और वो उसके बदले में आपको दवा दे देता है। द प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटन इन इंग्लिश बट लैटिन वर्ड्स और एब्रीविएशंस आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादातर अगर आप देखोगे तो प्रिस्क्रिप्शन में हमारे इंग्लिश वर्ड का ही यूज होता है। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो पूरा इंग्लिश ही होता है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स जो है कुछ लैटिन एब्रीविएशंस होते हैं। जैसे एक हमारा लैटिन एब्रीविएशन होता है ओडी, ठीक है। तो ओडी एक हमारा होता है ओडी। ओडी का मतलब होता है ओमनी इन डाई, मतलब लैटिन में इसका, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, वंस डेली। वंस डेली का मतलब क्या हो गया कि दिन में एक बार। एक हमारा होता है क्यूआईडी, तो क्यूआईडी का मतलब होता है क्वार्टर इन डाई, यानी कि 4 टाइम्स अ डे। तो ये जो ओडी है, क्यूआईडी है, ये हमारे कुछ लैटिन एब्रीविएशंस हैं जिनका भी यूज कभी कभी हमारे प्रिस्क्रिप्शन में किया जा सकता है टाइम को बचाने के लिए। तो ये हमारे प्रिस्क्रिप्शन की एक कह सकते हो सिंपल सी इंट्रोडक्शन हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स की बात करें तो एक प्रिस्क्रिप्शन में देखिए हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इस वाले इमेज की हेल्प से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला हमारा आता है प्रिस्क्रिप्शन का डेट। तो यहाँ पे देखिए हर प्रिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो डेट है वो यहाँ पे जरूर से मेंशन होती है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे ये वाला प्रिस्क्रिप्शन भी देखो जो रियल है बिल्कुल, तो यहाँ पे भी देखिए डेट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो हर प्रिस्क्रिप्शन में डेट मेंशन होती है। उसके बाद आ जाता है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। अब यहाँ पे देखो जो पेशेंट है, ठीक है, तो उसका जो नेम होता है, उसका जो एज होता है, ठीक है, और उसका जो बेसिकली जेंडर होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे जैसे नेम, मेरा नेम है, ठीक है, यहाँ पे एज और जेंडर भी मेरा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती हैं। और एड्रेस भी, मतलब देखो अब पेशेंट का एड्रेस सब्जेक्टिव होता है, कभी कभी मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादातर मतलब होना चाहिए। आप ये समझो कि एक प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट का एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट हमारा आता है सुपर स्क्रिप्शन। अब ये जो सुपर स्क्रिप्शन है ये क्या होता है, देखो ये हमारा कुछ नहीं, ये जो आरएक्स सिंबल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्शन। तो अब इसके बारे में डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। बाकी आप लोग सिंपली समझो, जैसे यहाँ पे भी आप लोग देखो तो एक ये सिंबल आप इतना समझो, ये जो आरएक्स सिंबल है ना, ये प्रिस्क्रिप्शन में जरूर देखने को मिलता है। मतलब ये हर प्रिस्क्रिप्शन में होता ही होता है। अब ये क्यों होता है, इसका क्या मतलब है, वो सारी चीजें अभी हम लोग देखने ही वाले हैं। बट आप सिंपली समझो कि इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखो तो डॉक्टर ने आरएक्स लिखा हुआ है। तो कुछ कुछ प्रिस्क्रिप्शन में ऐसे प्रिंटेड रहता है और नहीं रहता है, तो डॉक्टर यहाँ पे आरएक्स को जरूर लिखते हैं। उसके बाद हमारा इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन हमारा हो जाता है मेन जो दवा का नाम होता है ना, जैसे ये जो दवा की नेम है, ठीक है, कि हमारा एमॉक्सिसिलिन टैबलेट है मान लो, या फिर यहाँ पे भी आप लोग देखो तो बहुत सारी दवाएं हमारी लिखी हुई हैं। तो ये जो दवा का एक्चुअल नेम होता है ये हमारा होता है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंस्क्रिप्शन ही हमारा मेन होता है जिसमें दवा का नाम लिखा होता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन में हमारी जो फार्मासिस्ट है उसको इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि कितनी दवा देनी है, कितने दिन के लिए देनी है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद सिग्नेचर। अब ये जो पार्ट होता है इसमें डॉक्टर जो है पेशेंट के लिए कुछ चीजें लिखता है कि पेशेंट को दवा कैसे लेनी है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिग्नेचर है। देखो ये सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचरा है, ठीक है। तो इसको सिग्नेचर से कंपेयर मत करना। उसके बाद रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। तो दवा कितना, मतलब कह सकते हो इस पर्चे को कितनी बार रिफिल किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी देखिए मेंशन होता है कि हमारा रिफिल 1 टाइम, या फिर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये पर्चा 5 दिनों के लिए मान्य है। तो ये हो जाता है। उसके बाद हमारा सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो हमारा प्रिस्क्राइबर यानी कि जो डॉक्टर है उनका भी जो नाम है, उनका जो कह सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनका जो एड्रेस है, उनका फोन नंबर है, ये सारी चीजें भी हमारी मेंशन होती है। जैसे यहाँ पे भी आप लोग देखो तो जैसे ये हमारे डॉक्टर है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये हो गया और इनका एड्रेस वगैरह हो गया। तो एड्रेस वगैरह भी यहाँ पे नीचे मेंशन था। डेफिनेटली मैंने प्राइवेसी रीजंस की वजह से थोड़ा सा इसको हटा दिया है, बट आप समझो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली एक प्रिस्क्रिप्शन यानी एक दवा के पर्चे में हमें इतनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अब इन सभी चीजों को एक एक करके हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो देखिए हर प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जो डेट है वो यहाँ पे जरूर से मेंशन होती है। अभी जो डेट है सिंपल सी बात है, ये बताती है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर जो हमारा डॉक्टर है उन्होंने कब लिखा है, ठीक है, कब हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लिखा गया है। बाकी देखिए इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर एक चीज समझो, जैसे मान लो कि ये दवा, जैसे ये प्रिस्क्रिप्शन है, अब ये 19/8/25 को लिखा गया। तो अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, यह पर्चा 5 दिनों के लिए मान्य। यानी कि देखो इस डेट से 5 आने वाले 5 दिनों तक ही यहाँ पे ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पे वैलिड रहने वाला है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये दवाएं नहीं दी जा सकती है बेसिकली इससे, या फिर इस पे जो है कुछ टिक वगैरह करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस डेट से क्या होता है
प्रिस्क्रिप्शन की वैलिडिटी भी डिटरमाइन होती है कि कब तक ये प्रिस्क्रिप्शन वैलिड रह सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो इस वाले में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जैसे मान लो ये डेट लिखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिफिल 1 टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि इस डेट को यहाँ पे जितनी भी दवा दी गई, जैसे यहाँ पे दवा हमारी 7 दिन के लिए दी जा रही है बेसिकली, है ना। तो 7 दिन के बाद यहाँ पे एक बार इसको दोबारा से रिफिल किया जा सकता है, लेकिन जब ये एक बार दोबारा से रिफिल हो जाएगा तो 14 दिनों बाद यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। तो डेट यहाँ पे वैलिडिटी को डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। बाकी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मिस यूज ऑफ मेडिसिन, स्पेशली एंटीबायोटिक्स एंड नार्कोटिक ड्रग्स। अब एक चीज समझो, जैसे कुछ हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि जैसे ज्यादातर जो पेन रिलीवर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही, जैसे मान लो आप लोग को बहुत स्ट्रांग पेन हो रहा हो, जैसे जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है, उनको बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो वहां पर उनके पेन को, उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को दूर करने वाली जो दवाएं होती हैं वो ज्यादातर हमारी नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं। जैसे कि वो दवाएं दर्द को दूर तो कर देती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी नशीली दवाएं होती हैं। अब नशीली दवाएं होती है तो उनका क्या होता है, उनका एडिक्शन भी लग सकता है। तो ये जो हमारी नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं इनको हम लोग सिंपली एडिक्टिव ड्रग्स बोल सकते हैं, यानी इनका जैसे स्मोकिंग वगैरह होता है, अल्कोहल वगैरह होता है, उसी तरीके से नार्कोटिक ड्रग्स का भी एडिक्शन लग सकता है। तो ये जो ऐसी दवाएं होती हैं जैसे कि जिनकी आदत लग सकती है, या फिर जो एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स भी क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा नहीं यूज करनी चाहिए, एक लिमिटेड डोज में ही यूज करनी चाहिए, या फिर जब तक यूज करनी है तब तक यूज भी जरूर करनी चाहिए, है ना। तो ये चीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर आपको पता हो, बाकी नहीं पता है तो हम लोग आगे देखेंगे। बाकी इतना सिंपली समझो कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, नार्कोटिक ड्रग्स हैं, इन सबको ना बहुत ही लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए ही यूज करना चाहिए, तो इनका मिस यूज ना हो, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, डेट बहुत जरूरी होती है। अब जैसे मान लो यहाँ पर, मान लो कोई नार्कोटिक ड्रग यहाँ पे लिखी हो, तो उसमें अगर मान लो रिफिल लिखा है, तो जितनी बार रिफिल लिखा है, या फिर अगर रिफिल लिखा है तभी वो प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे दोबारा वो दवा दी जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे रिफिल के बजाय नो रिफिल मेंशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस प्रिस्क्रिप्शन में जितनी टाइम के लिए दवा लिखी है उतनी टाइम के लिए दवा एक बार तो दे दी जाएगी, लेकिन दोबारा वो दवा इस प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली नार्कोटिक ड्रग्स का यूज हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को नार्कोटिक ड्रग है सिर्फ 5 दिनों के लिए देनी है, तो वहां पे साफ साफ मेंशन होगा कि ये दवा सिर्फ 5 दिनों के लिए देनी है, और यहाँ पे ये प्रिस्क्रिप्शन रिफिल में नहीं होगा, यानी दोबारा इस प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे ये दवा नहीं देनी है। तो इस तरीके से डेट के बेस पे हम लोग यहाँ पे इन सारी चीजों को भी कंट्रोल कर पाते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा आता है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा पेशेंट है, ठीक है, उसका जो नेम हो गया, उसकी एज हो गई, उसका जेंडर वगैरह हो गया, तो वो सारी चीजें, और एड्रेस भी ज्यादातर मतलब मेंशन होता है। तो अब इस चीज से देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो एज एंड सेक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द करेक्ट डोज ऑफ मेडिसिन। अब जैसे एक चीज समझो, मान लो कोई दवा है, ठीक है, तो एक दवा जो कि एक यंग एडल्ट यानी कि नौजवान को दी जा रही हो, क्या वही दवा की सेम डोज हम लोग एक छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई यंग एडल्ट है, उसको हमने एक टैबलेट दी, तो अगर कोई बहुत ही छोटा सा 1-2 साल का बच्चा है, क्या हम लोग उसको भी एक टैबलेट दे देंगे? नहीं देंगे। उसके लिए हम लोग ज्यादातर आधी टैबलेट, या फिर टैबलेट देते ही नहीं, हम लोग ज्यादातर छोटे बच्चों को क्या होता है, सिरप वगैरह देते हैं। तो वहां पर एज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है दवा की डोज डिसाइड करने के लिए। और सेक्स मतलब कि जेंडर में क्या होता है कि मतलब बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जिनके लिए जो फीमेल्स हैं वो थोड़ा सेंसिटिव होती हैं। स्पेशली प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, बहुत सारी दवाएं हमें अवॉइड भी करनी होती है, बहुत सारी दवाओं की कम डोज देनी होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट को हमारे बेसिकली कह सकते हो एज और जेंडर से ही तो मिलेगी। और उसके बाद देखो एड्रेस हेल्प्स इन मेंटेनिंग पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड अवॉइडिंग कंफ्यूजन। अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा समझना, जैसे हो सकता है मान लो आयुष नाम का एक बंदा है, ठीक है, और आयुष नाम के मान लो 2 बंदे एक साथ जो है एक मेडिकल शॉप पे पहुंच जाते हैं। अब एक आयुष मान लो दिल्ली से, एक आयुष मान लो लखनऊ से, और ये दोनों एक साथ जो है अपना दवा का पर्चा हमारे फार्मासिस्ट को देते हैं। अब फार्मासिस्ट ने दोनों की दवा निकाल दी, लेकिन अब दोनों ही पर्चे पे क्या है, आयुष नाम मेंशन है। तो अब वो कैसे पता करेगा कि कौन से दवा का पर्चा किस आयुष को देना है? तो वहां पे वो क्या होगा, वो यहाँ पे उनके एड्रेस से ही तो बुलाएगा। जैसे मान लो जो दिल्ली वाला आयुष होगा उसको फार्मासिस्ट ऐसे बुला सकता है कि दिल्ली वाले आयुष की दवा निकल गई है, आके ले लो, है ना। तो वहां पे उसको भी पता चल जाएगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी अवॉइड हो जाती है। अब हालांकि ये इतना केस तो बहुत ही मतलब रैंडम सिनेरियो में ही क्रिएट हो सकता है, बट फिर भी अगर बाय द वे हो जाए तो यहाँ पे कंफ्यूजन को अवॉइड किया जा सकता है। इट इंश्योर्स दैट द मेडिसिन इज गिवन टू द राइट पर्सन। तो वही चीज है कि अब जैसे मान लो दिल्ली वाला आयुष है, तो अगर कहीं उसको अगर लखनऊ वाले आयुष की दवा दे दी गई तो फिर क्या होगा, बिल्कुल काम उल्टा हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा ये सारी चीजें जो है कंफ्यूजन को अवॉइड करने में और सही दवा सही पर्सन को देने में हेल्प कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है सुपर सब्सक्रिप्शन। अब देखो सुपर सब्सक्रिप्शन बेसिकली हमारा ये जो RX सिंबल होता है, कोई भी दवा का पर्चा, आप लोग के घर में कोई ना कोई दवा का पर्चा जरूर होगा, उसको आप उठा के देख लो, ये RX सिंबल आपको जरूर देखने को मिलेगा। मतलब हो सकता है आप पहचान ना पाओ, ठीक है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे इसको लिखते जरूर है। जैसे यहाँ पे भी देखो ये लिखा हुआ है, ये RX ही है। तो ये RX का मतलब क्या होता है? देखो देखा जाए ना तो बेसिकली सुपरस्क्रिप्शन को हम लोग RX सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो मतलब पुराने दिनों में ये जो RX सिंबल ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके पीछे कई सारी थ्योरी है। पहली बात तो ये समझो RX सिंबल के पीछे बहुत सारी थ्योरी है, और इसका यूज काफी टाइम से चला आ रहा है, इसीलिए ये चलता ही जा रहा है, ठीक है, इसको डिसकंटिन्यू नहीं करा जा रहा है। बाकी इसके पीछे थ्योरी आप देखोगे तो बहुत सारी है। बाकी एक ऐसी थ्योरी मानी जाती है कि पुराने टाइम में ये जो सिंबल है ये हमारा एक मतलब जुपिटर थे, ठीक है, ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग, ठीक है, मतलब इनको गॉड ऑफ हीलिंग माना जाता था। तो इन्हीं से माना जाता है कि ये सिंबल जो है ओरिजिनेट किया गया था। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इस सिंबल को लिख के जो डॉक्टर है वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि पेशेंट की क्विक रिकवरी हो। तो इसके लिए हमारा ये RX सिंबल यहाँ पे बेसिकली यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो इंस्क्रिप्शन का सिंपल सा मतलब होता है यही हमारा दवा का मेन पार्ट होता है, यानी कि देखो यही हमारी मतलब दवा के पर्चे की मेन बॉडी होती है, क्योंकि इसी में क्या होता है, इसी में हमारी दवा की नेम, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी डोजेज फॉर्म मेंशन होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो ये वाली लाइन है ये हमारा हो जाता है इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे क्या क्या मेंशन है, सबसे पहले हमारी दवा का नेम एमॉक्सिसिलिन, ठीक है। उसके बाद इसकी इसकी देखो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब कि कितने, तो यहाँ पे 500 mg इसकी स्ट्रेंथ हो गई। और डोजेज फॉर्म यानी कि ये किस फॉर्म में देनी है, तो टैबलेट के फॉर्म में देनी है। तो ये देखिए ये तीनों चीजें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली मेंशन होती है। तो यही हमारा बेसिकली यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे भी आप लोग देखो तो ये हमारा इंस्क्रिप्शन का पार्ट हो जाता है। तो ये आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने ये वाला पर्चा लिया हुआ है जो कि बहुत ही सिंपल है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ, और उसके बाद देखिए मेडिसिन में भी रिटर्न इन, और यहाँ पे देखिए जो भी मेडिसिन हैं वो जेनरिक या फिर ब्रांडेड नेम से लिखी जा सकती हैं। जैसे आपको पता है पैरासीटामोल जेनरिक नेम हो गया, डोलो, कैलपॉल, ये सारे ब्रांडेड नेम हो गए। क्लियर राइटिंग इन दिस पार्ट हेल्प, और यहाँ पे देखिए जो एटलीस्ट जो दवा का नाम है वो जरूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी दवाओं के नाम एक जैसे होते हैं। तो डॉक्टर को एटलीस्ट दवा का नाम जरूर क्लियर लिखना चाहिए, है ना। तो वैसे तो देखिए डॉक्टर की हैंडराइटिंग जल्दी नहीं समझ में आती है, बट फार्मासिस्ट समझ जाते हैं, तो उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उसके सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो अब देखो ये सब्सक्रिप्शन है, दिस पार्ट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन। तो यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट में क्या होता है कि डिस्पेंसिंग इंफॉर्मेशन होती है। डिस्पेंसिंग मतलब कि दवा देनी कैसे है, डिस्पेंस मतलब कि दवा को देना, बांटना। तो दवा देनी कैसे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्पेंस 14 टैबलेट्स, यानी कि 14 टैबलेट यहाँ पे फार्मासिस्ट को देनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट में मेंशन होती है। इट इंक्लूड्स द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पे क्वांटिटी मतलब देखिए वही चीज है कि हमारे कितनी क्वांटिटी में मेडिसिन देनी है, और ये हमारे फार्मासिस्ट को करेक्ट तरीके से, सही तरीके से मेडिसिन डिस्पेंस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है सिग्नेचरा। अब देखो सिग्नेचरा का मतलब क्या होता है, सिग्नेचरा जैसे ये कोई सिग्नेचर नहीं होता है, पहली बात ये हमारा होता है डायरेक्शन टू द पेशेंट। यानी अब देखो सिग्नेचर वाले पार्ट में हमारा पेशेंट को बताया जाता है कि दवा कैसे यूज करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे फॉर 7 डेज, ये पार्ट हो गया हमारा सिग्नेचर। तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या लिखा हुआ है कि एक टैबलेट को 7 दिनों तक डेली 2 बार यूज करनी है, सुबह शाम। तो ये हमारा सिग्नेचर वाला पार्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमारे बेसिकली लिखा रहता है कि डोज यानी कि कितनी डोज लेनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी में लेनी है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब हमारी बेसिकली 2 टाइम हो गई, ठीक है। और कितने ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन हमारा 7 दिन हो गया। और रूट तो हमारा मतलब कि टैबलेट तो हमारी ओरल रूट से ही ली जाती है। बाकी ये इंस्ट्रक्शन हमारी जनरली सिंपल लैंग्वेज में रिटर्न होती है, और ये हमारा प्रॉपर एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिन को इंश्योर करता है। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, तो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है उसको यहाँ पे रिफिल किया जाना है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे रिफिल लिखा हुआ है 1 टाइम, ठीक है। तो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन भी लिखा होता है कि यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन को मतलब एक दवा के पर्चे पर दवा कितनी बार दी जानी है, तो वो प्रॉपर चीजें भी यहाँ पे मेंशन होती हैं। और बाकी देखिए यही हमारा क्या करता है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग रिपीटेड यूज ऑफ सर्टेन मेडिसिन। जैसे कि जो भी नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह होती हैं, तो वहां पे क्या होता है जनरली जो है रिफिल जो है लिखा ही नहीं होता है, या फिर जो है सिर्फ एक बार लिखा होता है, ताकि उनके यूज को कंट्रोल किया जा सके। एग्जाम्पल इंक्लूड, तो एग्जाम्पल में हमारा नो रिफिल हो सकता है, रिपीट वंस हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 टाइम। तो वही चीज है। बाकी इट इज, और यह हमारा पेशेंट सेफ्टी और लीगल कंट्रोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लास्ट पार्ट के बारे में,
तो लास्ट हमारा आता है सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। तो यहाँ पे देखिए, अब जो हमारा प्रिस्क्राइबर है यानी कि जो हमारे डॉक्टर है, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमारे प्रिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होती है कि उनका एड्रेस कहाँ पे है, ठीक है, उनका नेम वगैरह हो गया, और उनकी जो सिग्नेचर है, ठीक है, उनकी सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन होती है। और इसके अलावा जो है हमारा जो है उनका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे इस वाले दवा के पर्चे में आप देखो तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन है, उनका नेम भी मेंशन है, ठीक है, और इनकी सिग्नेचर वगैरह भी हमारी यहाँ पे मेंशन होती है। तो ये चीजें हमारी हो जाती हैं हमारे प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ था थोड़ी। और अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अपने हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। अब देखो, हैंडलिंग का मतलब क्या है कि जब प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेशेंट ने फार्मासिस्ट को दिया, जैसे जो भी मरीज है, ठीक है, या फिर जो भी दवा का पर्चा लेके गया है, तो जब उसने मेडिकल शॉप पे दवा का पर्चा दिया, तो दवा का पर्चा जब फार्मासिस्ट लेता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, मतलब कि किस तरीके से पर्चे को लेना है, कैसे उसको पढ़ना है, फिर कैसे उस पर्चे के बेस पे दवा देनी है, वो सारा पार्ट हमारा हैंडलिंग के अंदर आ जाता है। तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिफर टू द प्रोसीजर फॉलोड बाय द फार्मासिस्ट व्हाइल रिसीविंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन। यानी कि देखिए, जब वो पर्चे को रिसीव करता है, कंपाउंडिंग का मतलब आप समझ लो कि दवा को निकालना हो गया, ठीक है, कि कितनी दवाएं हैं। वैसे तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स, लेकिन आप यहाँ पे सिंपली कंपाउंडिंग का मतलब समझो कि जो दवा को निकालने वाला पार्ट हो गया। और डिस्पेंसिंग मतलब कि फाइनली जब वो दवा को देने जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे बेसिकली कह सकते हैं कि 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप आ जाता है रिसीविंग, कि पर्चे को रिसीव करना। दूसरा स्टेप आ जाता है रीडिंग एंड चेकिंग, तो जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से रीड करना, उसको अच्छे से चेक करना कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर थर्ड स्टेप हमारा फाइनली आ जाता है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। अब देखो, ये जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेप है ना, इसमें कुछ कुछ चीजें हमारी बहुत ही पुराने टाइम के अकॉर्डिंग दी हुई है। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे उन सारी चीजों को। जैसे सबसे पहले बात करें अगर हम लोग यहाँ पे रिसीविंग के बारे में, तो रिसीविंग का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्रिप्शन को यहाँ पे पेशेंट से रिसीव करता है, ठीक है। तो मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो भी दवा का पर्चा है जब आपने फार्मासिस्ट को दिया, तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये सही प्रिस्क्रिप्शन है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फर्जी प्रिस्क्रिप्शन है। तो वो सारी चीजें वो चेक करेगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें कंप्लीट है कि नहीं, उसमें सारी चीजें, डेट हो गया, डॉक्टर का सिग्नेचर हो गया, या फिर कोई डैमेज तो नहीं है प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या फिर अनक्लियर तो नहीं है। तो ये सारी चीजें वहां पे वो सबसे पहले चेक करेगा। उसके बाद हमारा रीडिंग एंड चेकिंग। तो रीडिंग का मतलब है कि अब जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको फार्मासिस्ट अच्छे से रीड करेगा, ठीक है, उसमें जो भी दवाएं हैं उनका नेम, उनका डोज, ठीक है, उनका डोजेस फॉर्म और डायरेक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पे चेक करेगा फार्मासिस्ट की कितने कितने दिनों के लिए देनी है, कितनी डोज में देनी है, कितनी दवा देनी है। और अगर मान लो कोई भी एरर है या फिर कोई भी ऐसी चीज है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग अगर मान लो उसको नहीं समझ में आ रही है, तो वहां पे फिर उसको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, बिना ऐसा मतलब अगर उसको अनक्लियर है तो उसको जो है दवा नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेप की बात करें तो हमारा आता है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। अब देखो, ये जो थर्ड स्टेप है ना, ये थोड़ा समझना कि ये थोड़ा सा पुराने टाइम के अकॉर्डिंग जो है, मतलब पुराने टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे आज के दिन में तो दवाएं हमारी टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, डायरेक्टली ऐसे होती है ना, पैक फॉर्म में होती हैं कि 10 टैबलेट का एक सैशेट होता है। जैसे कि हमारा मान लीजिए ये पूरा एक सैशेट होता है, तो इसी के अंदर फिक्स होता है कि अब इसके अंदर जैसे आप लोग देखो तो इसके अंदर हमारी 20 टैबलेट्स हैं, है ना, तो ये फिक्स हो गया। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो दवाएं थी वो ज्यादातर पाउडर्स वगैरह के फॉर्म में होती थी, तो उनको ना प्रॉपर वेट किया जाता था, उनको मतलब प्रॉपर तौल के दिया जाता था। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता था कि जैसे पहले जो भी ड्रग्स है, इंग्रेडिएंट्स है, उनको कलेक्ट करते थे, फिर उनको एक्यूरेटली वेट करते थे, उनको मेजर करते थे, है ना, और फिर यहाँ पे प्रॉपर केयर हमारी जो है रखी जाती है, ध्यान दिया जाता है ताकि कोई भी मिस्टेक वगैरह अवॉइड हो। अब यहाँ पे आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे आप लोग समझो कि दवा को निकालना हो गया, तो ये पार्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है, स्टेप, है ना। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें तो हमारा आता है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो यहाँ पे भी देखिए, ये स्टेप भी हमारा वही पुराने टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है कि जैसे पुराने टाइम में मान लीजिए कि कोई पाउडर वगैरह है, ठीक है, तो उसको जब फार्मासिस्ट ने अच्छे से वे वगैरह कर लिया, तो अब यहाँ पे उसमें कोई चीज मेंशन थोड़ी, उसमें कोई चीज लिखी थोड़ी होती है, तो वहां पे वो फार्मासिस्ट क्या होता है, खुद से अपने लेबल को अटैच करता है, जहां पे सारी चीजें डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन होती है। लेकिन आज के दिन में आप लोग देखो तो सारी चीजें पहले से ही लिख के आती हैं कि कौन सी टैबलेट है, कितनी, और यहाँ पे कब तक ली जानी चाहिए, तो ये सारी चीजें, उसकी डोज वगैरह पहले से ही मेंशन होती है आजकल तो। लेकिन पहले ऐसा थोड़ी होता था, पहले यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में दवा नहीं होती थी, उसको बनाना पड़ता था। तो मेडिसिन को यहाँ पे सेफली पैक करते हैं और यहाँ पे पेशेंट को दे दी जाती है।
नाउ फाइनली अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। अब देखिए एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारा दवा का पर्चा है, कभी कभी उसमें क्या होता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं। अब ये गलतियां हमारी छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, और इनकी वजह से जो आउटकम है, ठीक है, वो भी हमारा कभी कभी मतलब कह सकते हो, कभी कभी हो सकता है ज्यादा फर्क ना पड़े, और कभी कभी हो सकता है कि इन मिस्टेक्स की वजह से बहुत बड़ी लापरवाही हो जाए या फिर बहुत बड़ा एक नुकसान भी हो सकता है। तो कौन कौन सी हमारी एरर्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो उनको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा आता है पेशेंट डिटेल एरर। तो पेशेंट डिटेल एरर का मतलब है कि जो पेशेंट की डिटेल है, अगर वहीं पे कुछ गलती हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है उसका नेम, एज, एड्रेस, इन सब में कुछ गलती हो जाए, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो दवा है वो हो सकता है कि गलत पर्सन को दे दी जाए। अब जैसे मान लो कि किसी की एज यहाँ पे लिखनी है 2.5 ईयर्स। अब यहाँ पे इसमें क्या है, 2.5 में एक पॉइंट ही तो लगाना है। अब मान लो जो डॉक्टर है उसने वो पॉइंट लगाना ही भूल गए, तो उन्होंने क्या हुआ, 2.5 की जगह 25 साल लिख दिया। अब अगर ऐसा उसने लिख दिया, ठीक है, डॉक्टर ने, तो अब क्या होगा, जो फार्मासिस्ट है अब वो दवा को एक 25 साल के बंदे के हिसाब से जो है डोज उसकी डिसाइड करेगा, जबकि दवा देनी किसको है, एक 2.5 साल के बच्चे को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डोज पूरी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक बहुत मेजर नुकसान कर सकता है। उसके बाद देखिए ड्रग सिलेक्शन एरर। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी दवाओं के नाम ना बिल्कुल सिमिलर से होते हैं, और ऐसे में अगर मान लो जो दवा लिखी हुई है, ठीक है, अगर उसकी हैंडराइटिंग जो है डॉक्टर की, मान लो फार्मासिस्ट को नहीं समझ में आ रही है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हो सकता है दवा कुछ और लिखी हो और फार्मासिस्ट कुछ और दे दे। अब इसकी वजह से हमारा बहुत ही इनइफेक्टिव, मतलब हो सकता है कि भाई अगर कोई दवा जो है मान लो देनी है और उसकी बजाय कोई दूसरी दवा आप लोग दे दोगे, ठीक है, फार्मासिस्ट ने दे दी, तो फिर क्या होगा, हो सकता है इफेक्ट आए ना, या फिर हो सकता है हार्म ज्यादा कर जाए, है ना, हार्मफुल इफेक्ट भी आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि जो दवा है, ठीक है, वो सिफेलैक्सिन है। सिफेलैक्सिन हमारी दवा लिखी होनी चाहिए, लेकिन लिख क्या गया है, हमारा सेलेकॉक्सिब। या फिर हो सकता है कि लिखा यही हो, लेकिन फार्मासिस्ट ने यहाँ पे इसको पढ़ क्या लिया हो, सेलेकॉक्सिब। अब जो सिफेलैक्सिन है ये हमारी एक एंटीबायोटिक होती है, और जो सेलेकॉक्सिब है ये हमारी एक कह सकते हो पेन रिलीवर होती है, यानी कि दर्द को दूर करने वाली दवा होती है। तो अब यहाँ पे मान लो किसी को देनी है एंटीबायोटिक, अब उसको उठा के दे दो सेलिकॉक्सिब, तो अब क्या होगा भाई, उसको तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा होगा, तभी तो डॉक्टर ने सेफेलैक्सिन लिखा होगा, लेकिन उसको आपने दे क्या दिया, पेन रिलीवर, तो अब तो उसकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होगा, यानी इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाएगा। और अगर ज्यादा दे दो तो ये हमारा क्या है, पेन रिलीवर है ना, तो भाई पेन अगर है ही नहीं बॉडी में और जबरदस्ती अगर कोई पेन रिलीवर खाएगा तो वहां पे हार्मफुल इफेक्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए इन सारी मिस्टेक्स की वजह से ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं। फिर डोज एरर्स। अब डोज एरर का मतलब क्या हो गया कि मान लो जो डॉक्टर है, ठीक है, उन्होंने या फिर जो हमारा फार्मासिस्ट है उसने जो है कुछ गलत पढ़ के क्या हो कि डोज को बहुत ही हाई या फिर लो मान लिया हो। जैसे कि अगर मान लो जो डोज है अगर वो बहुत ज्यादा हाई हो गई, यानी जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो गई, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी आ सकती है। यानी कि मान लो किसी को 500 mg दवा खानी है और उसने ले ली 2000 mg, तो वहां पे क्या होगा, दवा अननेसेसरी बहुत ज्यादा चली गई ना बॉडी में, तो फिर वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। टॉक्सिसिटी का मतलब है कि मतलब कह सकते हो हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकती है। और अगर मान लो जो दवा है, ठीक है, उसको देनी है 500 mg और दे दी 100 mg, तो फिर क्या होगा, थेरापेटिक फेलियर हो जाएगा। थेरापेटिक फेलियर का मतलब है कि जिस चीज के लिए दवा दी गई उस पर वो एक्शन ही नहीं करेगी, काम ही नहीं करेगी, मतलब ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जो पैरासीटामॉल है, ठीक है, अगर एक बच्चे के लिए उसकी 1000 mg डोज प्रिस्क्राइब कर दी गई, तो ये क्या हो गया, ये हमारे उस बच्चे के लिए बहुत ही हाई डोज हो गई, क्योंकि पैरासीटामॉल की बच्चों के लिए जो डोज होती है वो लगभग 250 mg के आसपास होती है। तो अगर यहाँ पे 1000 mg दे दी गई, तो ये क्या हो गया, जो डोज होनी चाहिए उसका 4 टाइम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। तो ये हमारा हो जाता है जैसे इसका एग्जाम्पल। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट जो है अपने डोजेज फॉर्म एरर की, तो डोजेज फॉर्म एरर मतलब कि मान लो कोई दवा है, ठीक है, अब उसको देना चाहिए टैबलेट के फॉर्म में, दे दी सिरप के फॉर्म में, या देना चाहिए सिरप के फॉर्म में, दे दी टैबलेट के फॉर्म में। तो इसकी वजह से भी हमारा कह सकते हो जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर इफेक्ट है वो यहाँ पे मतलब कह सकते हो उसकी दवा का जो इफेक्ट है वो जो इफेक्ट आना चाहिए वो यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है। मतलब जो दवा का इफेक्ट है वो अफेक्ट हो सकता है, समझना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई इन्फेंट है, इन्फेंट का मतलब छोटा बच्चा होता है, अब उसको मान लो किसी प्रिस्क्राइबर ने जो है टैबलेट दे दी, ठीक है, तो फिर क्या होगा भाई, एक छोटे बच्चे के लिए ज्यादातर यहाँ पे सिरप लिखी जाती है, तो वो टैबलेट खा ही नहीं पाएगा, तो असर भी तो नहीं आ पाएगा अच्छे से, तो यहाँ पे ये भी हमारा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था। अब मान लो कि अगर 2.5 ईयर्स को 25 ईयर हमारा फार्मासिस्ट ने पढ़ा, तो वो क्या होगा, वो टैबलेट ही तो दे देगा, जबकि हो सकता है उसको देनी चाहिए थी सिर्फ। अब हालांकि ये सारी चीजें भी पर्चे में मेंशन होती है डोजेज फॉर्म, लेकिन कभी कभी वो फार्मासिस्ट अपने हिसाब से भी हो सकता है कैलकुलेट कर ले।
और उसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन एरर। अब मान लो कि जो दवा है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने टाइम के लिए देनी है या फिर कितने ड्यूरेशन के लिए देनी है, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कि दिन में कितनी बार देनी है, और ड्यूरेशन मतलब कि कितने दिनों के लिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक दिन में दवा कितनी बार लेनी है, जैसे मान लो एक दिन में 2 बार लेनी है, एक दिन में 4 बार, या फिर एक दिन में 1 बार, और कितने टाइम के लिए, कि 7 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए। तो इसमें भी अगर मान लो मिस्टेक हो तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर मान लो जो है ड्यूरेशन मान लो 7 दिनों की होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, और ड्यूरेशन हो गई 2 दिन, तो फिर वो काम ही नहीं करेगी, यानी कि अंडर ट्रीटमेंट हो जाएगा। यानी जब तक दवा को काम करना चाहिए, यानी कह सकते हो एक जो रिक्वायर्ड टाइम होता है उसी में दवा प्रॉपर ऐसा माना जाता है कि डिजीज को अच्छे से ठीक करेगी, तो बीमारी अच्छे से ठीक नहीं होगी। और अगर मान लो जो टाइम पीरियड है, ठीक है, मतलब ड्यूरेशन है वो होनी चाहिए थी 5 दिन और हो गई 15 दिन, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ओवर ट्रीटमेंट होगा ना, यानी कि बीमारी पहले ही ठीक हो गई लेकिन दवा फिर भी खाई जा रही है, कंटिन्यू करी जा रही है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लो कोई एंटीबायोटिक है, अब उसको देना चाहिए था 5 दिन के लिए लेकिन दे दी 2 दिन के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो वो अपना अच्छा असर जो है, अपना इफेक्ट अच्छे से सो ही नहीं कर पाएगी। और नेक्स्ट हमारा एलिजिबल हैंडराइटिंग एंड एब्रिविएशंस। देखो एलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब जो क्लियर ना हो, तो ज्यादातर ये चीज तो कॉमन ही है, ठीक है, डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग तो क्लियर होती ही नहीं है। तो पुअर हैंडराइटिंग की वजह से भी क्या होता है, मेक्स द प्रिस्क्रिप्शन डिफिकल्ट टू रीड, तो यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको फार्मासिस्ट के लिए पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अनक्लियर एब्रिविएशन इंक्रीज चांसेज। अब जैसे जो हमने स्टार्टिंग में देखा था लैटिन एब्रिविएशंस, तो जैसे हमने देखा था ओडी का मतलब क्या होता है, वंस डेली, ओमनी इन डाई, और क्यूआईडी का मतलब क्या होता है, क्वार्टर इन डाई, यानी कि 4 टाइम्स अ डे। अब मान लो जो ओडी है, ठीक है, मान लो कहीं दवा में लिखा है ओडी और उसको फार्मासिस्ट ने पढ़ लिया क्यूआईडी, यानी दवा को देनी चाहिए थी दिन में 1 बार, लेकिन उसने बता दिया पेशेंट को कि दिन में 4 बार लेनी है, तब क्या होगा, तब बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई जो दवा दिन में 1 बार लेनी है, अगर वही दवा पेशेंट 4 बार लेगा तो क्या होगा, ओवरडोज हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी जो है आ सकती है हमारे एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन की वजह से, तो इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बाकी देखिए ये था हमारा प्रिस्क्रिप्शन पे कंप्लीट लेक्चर। आई होप कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। बाकी देखिए अगर आप लोग को चीजें समझ में आई तो अब आप लोग को स्क्रीन पे हमारे कुछ एमसीक्यूज दिख रहे हैं, तो इनका आंसर आप लोग को मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स द सिंबल RX, तो किस पार्ट में हमारा RX सिंबल होता है। तो 4 ऑप्शन दिए, चारों में से कौन सा सही है आप कमेंट करके बताओ। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, द सब्सक्रिप्शन मेनली गिव्स इंस्ट्रक्शन टू, तो जो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट होता है उसमें किसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर लीगल वैलिडिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो वैलिड है कि नहीं है, वो लीगल है कि नहीं है, तो किस चीज से हमारी यहाँ पे कह सकते हो कंफर्म होता है कि प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे लीगल है, तो वो भी आप बताइएगा। एंड उसके बाद द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट गिव्स डायरेक्शन टू द पेशेंट, तो जिस पार्ट में हमारी पेशेंट के लिए जो है डायरेक्शन दी जाती है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इन सभी का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मतलब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नहीं करा है तो, एंड अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। बाकी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में हमारे कुछ अदर सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक भी अवेलेबल है, तो वहां पर भी आप हमसे जरूर कनेक्ट करिएगा। बाकी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।